ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में महागठबंधन पर इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। पंचर बनाने वाले विकास को पंचर कर देंगे, जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों को रोकना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, बिहार को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। अररिया के नरपतगंज की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों को रोकना जरूरी, लेकिन यहां जिस तरह से उन्होंने पंचर वाला बयान दिया है, इसको लेकर के बड़ा सियासी घमासान छिड़ सकता है। के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया। मोदी, शाह और ज्ञानेश वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है, सावधान रहना है, वोट चोरी नहीं होने देना है। राहुल गांधी ने लोगों को आगाह किया है, ये लोग लोगों का भविष्य चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब बीजेपी भी दे रही है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करें। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि राहुल या तो चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करें या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं।
बहनों भाइयों, इस बिहार की वापसी फिर से जंगल राज की ओर नहीं होनी चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। वो रहेगी यहां। ये कांग्रेस वाले भी बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहुल जी ने आजकल शुरू किया, वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। नो महाराज, मैं यहां इतने लोग खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट चुरा लिया गया है कि नहीं चुरा लिया गया है? आपका वोट आपके पास है कि किसी ने चुरा लिया? बताओ भैया, आपका वोट चुराया गया है कि नहीं चुराया गया? नहीं चुराया गया। अब वो आकर कहे वोट चोरी हो गई। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई, किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। यदि चुनाव आयोग पर आपका विश्वास नहीं है तो आप इस देश की सबसे बड़ी अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। आप जाओ, लेकिन हमारी भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। वहीं बिहार के सासाराम पहुंचे एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, हवा में बातें करना उनकी पुरानी आदत है। जो कहा जाता है कि कारतूस जो एक बार छूट जाता है, तो उस तरह का कारतूस उनके पास है, उसमें गोली अंदर है ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम इतना मटेरियल लाएंगे कि क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे ही हवा में कांग्रेस के लोग बात करते हैं। पुरानी उनकी आदत है, करते हैं। वो तो एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं, वो तो जब होगा तब की बात है। सुरक्षा की जरूरत है हर आदमी के लिए, तो सुरक्षा किसी को मिलती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि वो बेवजह के इल्जाम लगाते हैं। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं, जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। एक तरफ जहां राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, वहीं बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां मिलने पर भी सियासत जारी है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल दागे हैं। है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। अब आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं, और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है। और ये सब दिख रहा है, हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं।
तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को आड़े हाथ लिया है और कहा कि 14 नवंबर के बाद ये तीनों बंगाल की खाड़ी में दिखेंगे। ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। बिहार में दूसरे दौर का प्रचार अंतिम दौर में है। लड़ाई बुर्का, कट्टा और रंगदारी से होते होते अब आरक्षण तक पहुंच चुकी है। पहले चरण से पहले तेजस्वी ने महिलाओं को एकमुश्त 30,000 देने की घोषणा कर दांव चला था और दूसरे चरण के आखिर में आरक्षण पर सियासी दांव चल दिया है। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर एनडीए को घेरा। तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए 65% आरक्षण वाला मुद्दा उठाया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी ने पीएम पर लोगों का 65% आरक्षण खाने का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। वहीं तेजस्वी के आरक्षण वाले हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने ही महिला आरक्षण को रोकने की कोशिश की थी, बिल भी फाड़ दिया था, जबकि देश में आरक्षण को लेकर बीजेपी पक्ष में रही है। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। बिहार के सियासी अखाड़े में आरक्षण पर वार पलटवार तेज हो गया है। तेजस्वी के दावे के बाद सियासी दंगल छिड़ गया। एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये जनता के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो आदमी भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, आज तेज प्रताप को घर से निकाल सकते हैं। जिनके पिताजी ने कभी अपने परिवार से बाहर दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी यादव को क्या? नाम घोषित करेंगे लालू यादव क्या? अध्यक्ष का नाम तो घोषित कर ही नहीं सकते लालू यादव अपने सिवा। और राज्यसभा का टिकट भी देना होता तो अपने संबंधी हरियाणा से बुला के देते। इसलिए ये आरक्षण भी एक छलावा है जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा? का मैं इसको खेल नहीं समझता हूँ। ये कार्ड का भी मैं कोई खेल नहीं समझता हूँ। ये हक है बिहार का और हक मिलना चाहिए। उसकी चोरी हो रही है। जो 65 मिलना था वो नहीं मिला, ये इन्हीं की वजह से नहीं मिल पाया। हम लोगों ने कहा कि ये 9th शेड्यूल में इसको डाला जाएगा, इसके लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि जो 50 अभी है वो भी मिल नहीं रहा, उसमें भी चोरी हो रही है।
तो आरक्षण तो बिहार के लिए बिल्कुल वो चीज़ है जो हक है और उस हक को लगातार लोगों को डिनाई किया जाए। दूसरे दौर के प्रचार को लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा कि चुनाव अभियान जबरदस्त रहा, इस बार बदलाव होगा। दिन बीत गया, कैसे देखते हैं कैंपेन को? बहुत जबरदस्त रहा कैंपेन। आपको क्या नजर आ रहा है, बिहार में बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बदलाव तो होना है। टीपी 2। तो देखिए, हर नेता की ओर से दावा किया जा रहा है और तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना करके चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो भी अपने लिए अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। वही बात की जाए मोतिहारी में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भोजपुरी स्टार पवन सिंह की सभा में पंडाल गिर गया। दरअसल मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल में पवन सिंह मंच से भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तभी सभा स्थल के सामने बनाया गया पंडाल अचानक भरभरा करके गिर गया। टेंट के ऊपर काफी लोग चढ़कर पवन सिंह को नजदीक से देखना और सुनना चाह रहे थे। पंडाल को खड़ा करने के लिए लगाई गई जो बल्ली थी वो लोगों का बोझ नहीं झेल पाई और गिर गई। पंडाल गिरते ही ऊपर चढ़े हुए लोग भी धड़ाम से नीचे गिर गए और नीचे खड़े और बैठे लोग भी पंडाल के नीचे दब गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है। पंडाल के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को देखने के लिए इलाके में भारी भीड़ पहुंची थी। लोग आसपास की छतों पर भी चढ़े हुए थे। कुछ देर में चुनावी शोर थमने वाला है, नेताओं का भाषण खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे दौर में लोगों का रुझान क्या है, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज लगातार जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गया में कैसा है चुनावी माहौल, कौन से मुद्दे हैं और किसके बीच कांटे की टक्कर है, देखिए संवाददाता गणेश ठाकुर की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दिन सबकी नजर होगी गया टाउन इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि यहां से भाजपा 8 टर्म चुन के आई है, लेकिन इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। जनता क्या सोचती है जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं गया की आप लोग से बात करूंगा। गया में इस बार कौन से मुद्दे पे जनता वोट कर रही है? विकास मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। और विकास हुआ है आप लोग को लगता है या विकास होना बाकी है? बाकी है सर, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं सर। भाई बहुत टर्म तो चुन के आए हैं प्रेम कुमार जी वहाँ पे। नहीं सर, इस बार नहीं है, इस बार एक्सचेंज है। आपको क्या लगता है इस बार एक्सचेंज है या नहीं है? नहीं, एक्सचेंज कैसे होंगे? नहीं, विकास तो हुआ है गया में। ये तो कह रहे हैं एक्सचेंज। इनके नजर में नहीं हुआ है, मेरे नजर में विकास हुआ है गया में। अच्छा, तो इस बार 9वीं बार चुन के आएंगे आप? क्या आएंगे? एकदम आएंगे, एकदम 100%। बार त्रिकोणीय है ना चुनाव, जन स्वराज भी आ गया है। स्वराज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्व सांसद रह चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। इस बार भी कांटे की टक्कर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? विकास हुई है, विकास हुई है और हो भी रहा है जी। ये आपके साथी दोस्त लोग कह रहे हैं। आज तक गांधी मैदान है मेरा गया का, जहाँ लोग आते हैं वहाँ के भाषण देते हैं, जो है 8 साल से वही है। वहाँ क्या विकास हुआ है? जो गांधी मैदान में उतना बड़ा फील्ड है। 35 साल से यहाँ पे इनका 35 साल से ये किए हैं सत्ता में। 35 साल के अंदर में क्या किए हैं प्रेम कुमार सर? आप जवाब दीजिए, क्या किए? क्या नहीं किए? गया में अमन चैन से हम लोग रह रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, एक तो कह रहे हैं अमन चैन से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चैन इंसान को अगर शांति से अगर पेट चल जाए बस वही बहुत है। आप बोलिए क्या सर? वही बहुत नहीं सर, घर में सो रहे हैं, दिन में हम लोग कमाने के लिए निकल रहे हैं, शांति से घर पहुंच जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्या विकास चाहिए? मेहनत कीजिए, कमाइए। ये रब्बा डैम जो बना दिए है, इसमें लाश ला करके पुल के नीचे से 10 को डाल दिया जाता है। ये रब्बा डैम में लाश ला के डाल देता है, रात में जानवर उठा के डाल देता है इसमें। ये पवित्र नदी था जो शुद्ध पानी आता था, पानी के रोक करके ये डैम बना दिया। लेकिन इस लोगों के लिए बनाया होगा ना? लोगों के लिए बनाया ना, कोई फायदा नहीं है इससे सिर्फ मौत हो रहा है डेली 50 आदमी मर रहा है, कूद रहा है यहाँ। जवाब क्या देंगे सर? देखिए, डैम में तो लोग जाते हैं तो डूब के कभी कभी दुर्घटना तो होते रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डैम से बहुत लाभ भी है। हमेशा नदी सूखा हुआ रहता था। गया का सौंदर्यीकरण हुआ है। लाभ क्या है? ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण हुआ है, कह रहे हैं ना? नहीं,
साथ निरर्थक जुड़ता है। तो अगर कोई अपने हिसाब से अगर उसको ले रहे हैं कि गंदा बना है, कोई खराब बना है, कोई बढ़िया बना है, हर सरकार हर आदमी की मूड को नहीं भाप सकती है और न बना सकती है। काम करना पड़ता है। काम अगर किसी को बढ़िया काम नजर आ रहा है तो किसी को खराब नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार पे यहाँ पे अंकुश नहीं लगा है। हाँ, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा है, वो सरकार का काम बाकी है, वो करना पड़ेगा। खुश हैं बीजेपी से भाव का? काम से खुश हैं। अरे हम लोग खुश नहीं ना है। गरीब अमीर को ऊपर उठाने वाला कौन है? हमारा लालू जी है ना, उसी को ना हम लोग गुन गाएंगे। जैसे ही सब नीतीश जी को गुन गा रहे हैं। बीजेपी को नीतीश पसंद है, आपको लालू पसंद है? तो पसंद है तो कोई काम नहीं हमारा हम लोग के क्षेत्र में हुआ है। हम लोग का किसी सरकार से कोई मतलब ना है, हम लोग का सुविधा होना चाहिए। जैसे इनको विकास चाहिए। कोई रोजगार का यहाँ है नहीं, कोई रोजगार नहीं घूम रहे हैं पागल के, अभी बालू चोरा रहे हैं, डेली पे घूम रहे हैं, पागल के तरह रोड पे घूम रहे हैं। क्या रोजगार है? क्या रोजगार है? 35 साल में कितना विकास करके दिखाएंगे? खाली विकास है कि आप चश्मा पहन लिए, नहीं विकास रहता तो ऐसे ही चलते। रबर डैम को हटाया जाए। नहीं, रबर डैम बहुत सुंदर लोग हैं। देखिए, बिहार की खासियत यही है कि बिहार में लोग वोकल होते हैं, अपनी बात रखते हैं। और कुछ देर पहले ये साथ में थे, मैं इनके पास जब गया तो कहा चले बात कर रही है, लेकिन बाद में अब ये अपने अपने मुद्दे, अपने अपनी जो विषय है वो विषय लेते हुए, एक कहता है विकास हुआ, एक कहता है विकास नहीं हुआ। और यही बताता है कि बिहार में इस बार कांटे की टक्कर है। और यही वजह है कि 14 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो बेहद रोमांचक, दिलचस्प और बहुत करीब के होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, गया, बिहार। गुजरात एटीएस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया और 3 संदिग्ध आतंकियों को बनासकांठा से गिरफ्तार किया। ये तीनों संदिग्ध देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले के प्लान बना रहे थे और उसमें सबसे खतरनाक साजिश थी पॉइजन अटैक की, जिसके खुलासे के बाद हर कोई सकते में पड़ गया है। 3 पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के नाम अहमद मोइनुद्दीन जिलानी, सुहेल और आजाद हैं। मोइनुद्दीन जिलानी हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि सुहेल और आजाद यूपी के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर हथियार लेने के लिए गुजरात आए थे, जहां पर एटीएस ने इन्हें ट्रेस किया और फिर हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह हथियार संदिग्ध आतंकियों तक कैसे पहुंचे। शक इस बात का भी जताया जा रहा है कि यह हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। संदिग्धों में पकड़ा गया मोइनुद्दीन जिलानी साजिश का मास्टरमाइंड है, जो भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। इसमें पहला पॉइजन अटैक भी शामिल था। ये तीनों आतंकी हमले के लिए विदेश में बैठे हैंडलर के भी संपर्क में थे, जिसके बारे में एटीएस पता लगाने में जुटी है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और क्यों इसे गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दरअसल गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं। देश के पहले पॉइजन अटैक की साजिश नाकाम कर दी गई है। मोइनुद्दीन जिलानी नाम का संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। यह हैदराबाद का रहने वाला है। गुजरात के बनासकांठा से जिलानी के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम आजाद और सुहेल हैं, जिन्हें एटीएस ने पकड़ा है। आतंकियों के पास से 2 ब्लॉक और 1 बैरल पिस्टल बरामद हुई है। आजाद और सुहेल ने यह हथियार छिपाए थे। मोइनुद्दीन जिलानी ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है। ये आतंकी संगठन आईएसकेपी से प्रभावित हैं। तीनों आतंकी अबू खजीदा के संपर्क में थे। तीनों संदिग्ध पाकिस्तान या अफगानिस्तान में छिपा है अबू खजीदा। आपको यह भी बताते हैं कि यह संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा कैसे गया। देश में पहले पॉइजन अटैक की साजिश रच रहे थे ये लोग। गुजरात एटीएस ने देश का पहला पॉइजन अटैक नाकाम किया है। तीनों संदिग्ध पॉइजन अटैक की तैयारी कर रहे थे। तीनों राइजिन नाम का जहर तैयार कर रहे थे। थोड़ा सा राइजिन कई लोगों को मार सकता है। पानी, हवा, इंजेक्शन से राइजिन को फैलाया जा सकता है। मास्टरमाइंड अहमद मोइनुद्दीन जिलानी था। संदिग्ध सुहेल और आजाद ने कई जगहों पर रेकिंग की थी। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में रेकी की गई थी। लखनऊ और जम्मू कश्मीर में भी इन लोगों ने रेकी की थी। मथुरा में एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों युवक किसी काम से गांव में निकले थे। वे जैसे ही रास्ता पार करने के लिए डिवाइडर की क्रॉसिंग पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को जबरदस्त टक्कर मार दी। दोनों युवक पास ही में खड़ी इको कार और तेज रफ्तार कार के बीच में आ गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में दोनों युवकों को कार के नीचे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो पर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे के समय ऑटो में कोई बैठा नहीं था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। देखिए कैसे ट्रक आता है, अचानक से पलटता है और मोड़ पर तेज रफ्तार से टर्न लेने की वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया। ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था, यह चश्मदीदों ने बताया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। परासिया थाने के ठीक सामने यह हादसा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।